हेलो एवरीवन, वेलकम टू बी टेक इलेक्ट्रिकल। तो आज के सेशन में हम देखने वाला है कि जो हमने महाट्रांसको के लिए सीरीज स्टार्ट की थी, सिलेक्शन सीरीज फॉर द महाट्रांसको, तो उसी का ही पार्ट नंबर 33 है। तो इससे पहले मैंने आपको 32 पार्ट इसके दिए हुए हैं। तो जिन्होंने ये 32 सेशन अगर नहीं देखे रहेंगे तो काइंडली हमारे प्रीवियस 32 सेशन को आप एक बार देख लीजिएगा, सो दैट अगर 32 सेशन से अगर कोई क्वेश्चन आपके महाट्रांसको में आता है तो आपसे छूटे ना। और ये सभी के सभी सेशन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर योर अपकमिंग एग्जाम ऑफ द महाट्रांसको। यस। और जिन्होंने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर दो, सो दैट मैं जितने भी वीडियोस हमारे यूट्यूब चैनल पर अपलोड करता हूँ वो आपको मिलते मिलते रहेंगे। एंड जिसको चाहिए भाई पीडीएफ सेशन के, वो आपको मिल जाएंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पर, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन साथ ही साथ मैं कमेंट सेक्शन में अटैच करा दूंगा। ओके। एंड बिफोर द स्टार्टिंग द सेशन मैं अपने बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ, देन मैं सेशन को स्टार्ट करूंगा। सो दिस इज माय नेम एंड आई एम इंजीनियर, टीचर, एजुकेटर एंड मेंटर। साथ ही साथ मैंने गेट प्राइज क्रैक की हुई है 2018, 19 एंड 20। और मेरा सिलेक्शन हुआ असिस्टेंट इंजीनियर इन महाट्रांसको, असिस्टेंट इंजीनियर इन महाजनको, जूनियर इंजीनियर इन द महाडिस्कॉम एंड जूनियर इंजीनियर इन महाजनको एंड जूनियर इंजीनियर इन महाडिस्कॉम। बट उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, मुझे लगभग 4.5 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस है इन बोथ ऑफलाइन एज वेल एज ऑनलाइन फील्ड, एंड आई एम गोल्ड एज वेल एज अ सिल्वर एजुकेटर इन वन ऑफ द ईटेक कंपनी ऑफ द बैंगलोर, राइट। एंड मैं अगर मेरे एजुकेशन के बारे में बताऊँ तो मेरा डिप्लोमा एंड बीटेक हुआ है वालचंद कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग सांगली से, राइट। एंड करंटली आई एम वर्किंग एज एन असिस्टेंट इंजीनियर इन महाट्रांसको इन एचवीडीसी सेक्शन। और आज के सेशन में हम देखेंगे मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, या फिर हम बोलेंगे कि एमसीक्यूज फॉर द टॉपिक ऑफ द ट्रांसफार्मर। तो इलेक्ट्रिकल मशीन का ये वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टॉपिक हो जाता है। तो यहाँ पर मैंने पूरी कोशिश की है कि ट्रांसफार्मर से रिलेटेड जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन क्या क्या आ सकता है तो वो लेने की मैंने कोशिश की है। तो मेरा आप सभी से एक रिक्वेस्ट रहेगा कि काइंडली सेशन को एक बार पूरा एंड तक जरूर देखना, सो दैट आप अगर ट्रांसफार्मर से अगर कोई क्वेश्चन आता है हमारे सेशन से तो आपसे छूटे ना, राइट। और आपका ज़्यादा समय बर्बाद ना करते हुए हम देखेंगे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है क्या, राइट। तो अगर आप फर्स्ट क्वेश्चन देखते हो तो क्या दिया है, ध्यान से देखना। 40 केवीए मतलब एस की वैल्यू कितनी दी है बेटा आपके पास, 40 केवीए दिया हुआ है। एस मतलब केवीए रेटिंग से हम दिखाते हैं ना। एंड 100/400 वोल्ट मतलब प्राइमरी का वोल्टेज उसका कितना है, 100 वोल्ट। एंड सेकेंडरी का वोल्टेज कितना है उसका, 400 वोल्ट। सिंगल फेज ट्रांसफार्मर कैसा है, सिंगल फेज ट्रांसफार्मर है, ध्यान से देखना। यस, सिंगल फेज ट्रांसफार्मर है। एंड हैविंग द आयरन लॉसेस, उसके जो आयरन लॉसेस मतलब पीआई की वैल्यू कितनी दी गई है, तो ध्यान से देख सकते हो आप, 400 वाट दी गई है। एंड द कॉपर लॉसेस ऑफ दी 1600 वाट एट द फुल लोड मतलब आपके पास कॉपर लॉस दिए गए, बट फुल लोड वाले कॉपर लॉस वो कितने आपके पास 1600 आपके पास व्हाट आपके पास कॉपर लॉसेस दिए गए। देन उन्होंने बोला है व्हाट इज द इफिशियंसी ऑफ द ट्रांसफार्मर, और वो पूछे आपके पास हाफ लोड एंड 0.8 पावर फैक्टर लैगिंग। दिस इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। आपको जो इफिशियंसी पूछी है हमारे ट्रांसफार्मर वाले भाई साहब की, ये पूछी है हाफ लोडिंग पर, मतलब एक्स की वैल्यू 1/2 रखनी है। एंड आपके पास जो कॉस ऑफ है वो है बेटा आपके पास 0.8 लैगिंग। तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, ओके, 0.8 लैगिंग। तो इफिशियंसी का क्या फॉर्मूला होता है, तो इफिशियंसी होती है आपके पास बेसिकली परसेंटेज लोडिंग इनटू कॉस ऑफ नॉट कॉस ऑफ क्या पर रहेगा, यस इनटू कॉस ऑफ फाई डिवाइडेड बाय, यहाँ पर फिर से वही चीज लिखनी है, यस एक्स इंटू कॉस ऑफ फाई डिवाइडेड बाय आयरन लॉसेस प्लस यहाँ पर एक्स स्क्वायर इंटू आपके पास फुल लोड कॉपर लॉसेस। कॉपर लॉसेस कौन से लेने हैं, कॉपर लॉसेस कौन से लेना बेटा आपके पास, फुल लोड कॉपर लॉसेस लेने हैं। तो बस कुछ नहीं, अगर आपको परसेंटेज इफिशियंसी चाहिए तो मल्टीप्लाई विथ 100 कर देना बस। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो पूरी वैल्यू पुट करता तो एक्स की वैल्यू 1/2 इंटू एस की वैल्यू देखना कितने आपके पास सर 400, देखना 400। यहाँ पर बहुत सारे, सॉरी 40, बहुत सारे बच्चे ना यहाँ पर बस 40 ही लिखते हैं, बट याद रखना बेटा इन सब के यहाँ पर देखो आप, हर एक कई जगह पर आपके पास किलो में आपके पास, सॉरी यहाँ पर वॉट में आपके पास रीडिंग है, यहाँ पर किलो में, तो इसीलिए आपको ये किलो लिखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। यहाँ पर कितना लिखना पड़ेगा 10⁻³ और पावर फैक्टर की वैल्यू लिखनी है 0.8 डिवाइडेड बाय अगेन 1/2 क्योंकि एक्स की वैल्यू 1/2 है, इंटू 40 इंटू 10⁻³ लेना है, मल्टीप्लाई विथ 0.8 लेना है, प्लस अब जो लॉसेस रहेंगे उसको लेना पड़ेगा। तो आयरन लॉसेस कितने बेटा, तो आयरन लॉसेस अगर आप देखोगे तो वो आपके पास 400 वाट प्लस
जो आपके पास वेरिएबल लॉसेस मतलब कॉपर लॉसेस है वो हाफ लोड पर कितने हो जाएंगे, तो 1/2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई विथ फुल लोड पर कितने आपके पास 400 और 1600 वाट आपके पास रहेंगे, राइट। मल्टीप्लाई बाय क्या करना पड़ेगा, तो मल्टीप्लाई बाय करना पड़ेगा आपके पास 100, राइट। तो यहाँ पर आप सॉल्व कर लेना बेसिकली, तो इसके लिए मैं अभी कैलसी नहीं यूज़ करूँगा, बट इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं देखना। ये आपके पास 20 कटेगा, तो ये 20 कटेगा, तो न्यूमरेटर क्या होगा, ध्यान से देखना, ये 20 भी इस पॉइंट को खा जाएगा, तो 8 और 2 मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास 16 होगा, राइट ना, 16। तो मैं आपको थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन समझा रहा हूँ, तो 16 इंटू 10⁻3। वैसे ये सेम चीज़ यहाँ पर भी होगी ना बेटा, सेम चीज़ वही है, तो यहाँ पर भी हम सीधा सीधा 16 इंटू 10⁻3 लिख सकते हैं, प्लस प्लस यहाँ पर कितना आ जाएगा ये देखना, ये 400, और देखना 1/2 मतलब 4 आ जाएगा, और 4 से अगर 16 को डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा, तो ये भी आपके पास 400 ही हो जाएगा। थोड़ा ध्यान से देखना अभी, क्योंकि हम बिना कैलसी के सॉल्व कर रहे हैं, तो कैसे सॉल्व करना है ये भी मैं समझा रहा हूँ, राइट। तो यहाँ पर 100 होगा मल्टीप्लिकेशन, तो इसको मैं 600 मतलब 6 के ऊपर 30 दे सकता हूँ। यहाँ पर भी मैं वही करूँ ना, 6 के ऊपर 30, और ये 400 और 400 कितना हो जाएगा आपके पास, ये 800 हो जाएगा बेटा, राइट। तो इसमें अगर आप ऐड करोगे तो थोड़ा सा देखना कितने आसानी से आप नंबर को भी काट सकते हो, तो ये 16,000 और ये 16,800 आपके पास हो जाएंगे। तो जितना नंबर कट रहा है उतने को काट दो, तो सबसे पहले तो, राइट। तो इस 100 को तो रहने दो, सपोज इसको काट देना, ये 0 0, तो देखना 160 डिवाइड बाई 168। अब यहाँ पर थोड़ा सा ही मैथमेटिक्स है, मल्टीप्लाई बाय 100 करना है, तो इतना तो आप मैथमेटिक्स कर ही सकते हो कि इसको 2 से काटना है, ये सब चीज़ें। तो अभी तो मैं फिलहाल कैलसी यूज़ कर रहा हूँ, बट कितना आसान बना दिया है मैंने, तो इसको आप अगर आप कर लेते हो 168, तो मल्टीप्लाई बाय 2 पॉइंट करोगे तो भाई आपके पास 95.23। तो इसका जो अप्रोक्सीमेट आंसर आ रहा है वो 95.23% आ रहा है। तो इसके आसपास कौन सा आपके पास आंसर है, तो आप देख पा रहे हो कि आपके पास ऑप्शन नंबर ए इज अ करेक्ट वन, दैट मीन्स 95.2%। ध्यान से देखना, अब मुझे बोलोगे कि सर हमें इतना भी नहीं आता, तो बेटा इतना तो करना पड़ेगा ना, एटलीस्ट इतना तो कैलकुलेशन आप अप्रोक्सीमेट कर सकते हो, राइट। इतने सारे नंबर काट के मैंने दिए कैसे काटना है, तो इतना तो कर लेना बेटा, ओके। तो उम्मीद करता हूँ पहला वाला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, और इस तरीके के क्वेश्चन आप मतलब उम्मीद कर सकते हो आपके एग्जाम में आएंगे, और ऐसे गेट में भी क्वेश्चन आते हैं, राइट ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, और ये भी बहुत ही प्यारा सा नन्हा सा क्वेश्चन, और सिमिलर इसी तरीके का क्वेश्चन आपके महाट्रांसको में आया हुआ था। यस, सिमिलर तरीके का क्वेश्चन आपके महाट्रांसको AE 2022 में आया था बेटा, सेम इसी तरीके का क्वेश्चन, राइट। अगर आपने कभी पेपर एनालिसिस किया होगा तो क्या बोला है, इफ अ ट्रांसफार्मर हैज अ 50 टर्न्स इन अ प्राइमरी, मतलब N1 की वैल्यू कितनी है, ट्रांसफार्मर के प्राइमरी के कितने टर्न्स है, तो 50, प्राइमरी वाइंडिंग एंड द 10 टर्न्स इन द सेकेंडरी वाइंडिंग, मतलब N2 की वैल्यू कितनी है, N2 की वैल्यू आपके पास 10, ऐसा बोला गया है। देन उन्होंने बोला व्हाट इज द इफेक्टिव रेजिस्टेंस इफ द सेकेंडरी लोड रेजिस्टेंस इज इतना इतना रहेगा। यस, व्हाट इज द इफेक्टिव रेजिस्टेंस इफ द सेकेंडरी लोड रेजिस्टेंस, मतलब सेकेंडरी का लोड रेजिस्टेंस आपके पास उन्होंने दिया हुआ है। बताओ मुझे सेकेंडरी का लोड रेजिस्टेंस कितना है, तो वो है आपके पास R2 है, ध्यान से देखना, वो है आपके पास R2। यस, ठीक है, तो आपके पास बेटा R2, तो R2 की वैल्यू कितनी है, 250, 200 आपके पास कितना बेटा, 50 है, गेटिंग। चलो, अब उसकी इफेक्टिव रेजिस्टेंस पूछा, अब अगर यहाँ पर कुछ भी नहीं पता, ध्यान से सुनना, यहाँ पर अगर आपके पास कुछ भी नहीं पता कि इफेक्टिव रेजिस्टेंस कौन से साइड का पूछा है, तो आपको बाय डिफॉल्ट प्राइमरी साइड का इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकालना है। मतलब बेसिकली ऐसा बोला है उन्होंने कि आपके पास ऐसा है, ध्यान से देखना, ये एक ट्रांसफार्मर है, थोड़ा सा समझने की कोशिश करना, मैं आपको बहुत प्यार से और नज़ाकत से समझा रहा हूँ। ये ट्रांसफार्मर का प्राइमरी है, और ये हमारे ट्रांसफार्मर का सपोज क्या है बच्चा, सेकेंडरी है। ध्यान से देखना, बहुत ही प्यार से समझाऊंगा इस क्वेश्चन को, जिंदगी भर कभी भूलोगे नहीं। तो इसके टर्म्स उन्होंने बोला है कि N1 है, और इसके टर्म्स उन्होंने बोला है L2 है, राइट ना। यस, अब इस वाले भाई साहब को लोड कनेक्टेड है यहाँ पर, ये जो लोड कनेक्टेड है वो कुछ इस तरीके से, ध्यान से देखना, जिस लोड की वैल्यू आपके पास कितनी है, 250 ओम, राइट। अब उन्होंने बोला है कि अगर मैं सपोज ये वाला लोड इस सेकेंडरी साइड में अगर रिफ्लेक्ट करता हूँ, या फिर मैं अगर सेकेंडरी साइड का लोड अगर मैं प्राइमरी साइड में रिफ्लेक्ट करता हूँ, तो इसकी प्राइमरी साइड में क्या इफेक्टिव वैल्यू रहेगी, ये इस क्वेश्चन का कहना है। तो उसके लिए मैं आपको बोलता बेटा
इसके लिए आपके पास क्या करना है कि सपोज आपको प्राइमरी साइड में रिफ्लेक्ट करना है ना सेकेंडरी का लोड, तो आप क्या बोलोगे सेकेंडरी का लोड इज रिफ्लेक्टेड ऑन द प्राइमरी साइड इज इक्वल्स टू क्या करना है, ध्यान से हमें सुनना। आप देखना नंबर 2 से नंबर 1 तक पहुंच रहे हो ना, थोड़ा सा प्यार से समझना, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप कहाँ तक पहुंच रहे हो, नंबर 2 से नंबर 1 तक, या फिर आप बोल सकते हो प्राइमरी से सेकेंडरी, सेकेंडरी से प्राइमरी तक आप रेफर कर रहे हो आपका लोड रेजिस्टेंस। तो ऊपर जहां पर पहुंच रहे हो उसको रखना है हमेशा, मतलब कहां पर पहुंच रहे हो N1 पर, तो आप क्या लिखोगे N1 डिवाइड बाय आप क्या लिखोगे N2, राइट। और इसका कर देना बेटा स्क्वायर, क्योंकि जब इम्पिडेंस ट्रांसफर होते हैं आपको पता होगा कि अगर आपने बेसिक थ्योरी अगर पढ़ी होगी मशीन में, वाइल ट्रांसफरिंग द इम्पिडेंस, तो उस समय आपके पास टर्न, ये जो आपके पास टर्न्स रेशियो होते हैं उसका हो जाता है सर स्क्वायर, राइट। और इसको सिंपली जो लोड रेजिस्टेंस है उससे मल्टीप्लाई कर देना है, तो ये हम ट्रिक लगाते हैं। अगर यही चीज अगर हमें सपोज प्राइमरी का कोई रेजिस्टेंस सेकेंडरी में रेफर करना रहे तो हम कैसे लिखते हैं N2 डिवाइडेड बाई N1 का स्क्वायर इनटू प्राइमरी का रेजिस्टेंस, ऐसे हम लिखते जब हम प्राइमरी का रेजिस्टेंस सेकेंडरी साइड में रिफ्लेक्ट करते। गेटिंग माय पॉइंट। तो जहां पर पहुंचना है, जिस साइड में आपको रेफर करना है उसके टर्म्स न्यूमरेटर में लिखना, और जहां पर लोड कनेक्टेड है उसके टर्म्स आपको डिनोमिनेटर में रखना है, और उन दोनों का स्क्वायर करके मल्टीप्लाई बाय उस रेजिस्टेंस की वैल्यू लेनी है। आई होप समझ में आ गया होगा। तो N1 की वैल्यू कितनी बनेगी, तो आप बोलोगे सर ये 50, N2 की वैल्यू बनेगी तो बेटा आपके पास 10, उसका कर देना है स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय आर रियल इज 250, राइट। तो देखो आपके पास ये 0 0 कटेगा तो 5 का स्क्वायर आ जाएगा 25, 25 मल्टीप्लाई बाय 225 कर दोगे तो देखना 25 का स्क्वायर आपको पता है ना कि 625 होता है, राइट। और ये 0 आ जाएगा, दैट्स इट। अब इसमें कौन सा कैलसी लगाने की जरूरत है बताओ, तो ऑप्शन नंबर आपके पास आ गया भाई, आपके पास ऑप्शन नंबर सी। गेटिंग माय पॉइंट। सेम इसी तरीके का क्वेश्चन आया था, बस रजिस्टेंस ही रेफर करना था प्राइमरी से सेकेंडरी या सेकेंडरी टू प्राइमरी, आई डोंट मतलब इतना मुझे परफेक्टली नहीं पता, बट सेम इसी तरीके का क्वेश्चन महाट्रांसफो में आया हुआ था। यस। तो ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है। आप सोचते हो कि बहुत डिफिकल्ट आ रहा है, कुछ नहीं बेटा, इजी भी पेपर आता है। यस। चलो अब हम देख लेते हैं कि हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या। दिस वन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आगे क्या बोला, एन अ ट्रांसफार्मर सप्लाइज द लोड, सॉरी एन ऑटो ट्रांसफार्मर सप्लाइज द लोड। तो लोड कितने का है सबसे पहले तो समझ लो, आपके पास जो लोड है वो 40, वो 4 किलोवाट का लोड है सबसे पहले। तो लोड कितने का आपके पास, 4 किलोवाट का लोड है। कौन सप्लाई कर रहा है हमारे पास, ऑटो ट्रांसफार्मर एट 110 वोल्ट एट 110 वोल्ट यूनिटी पावर फैक्टर। सबसे पहले तो इसका पावर फैक्टर क्या है, लोड का पावर फैक्टर आपके पास कितना है, यूनिटी है। और ये किसने वाइंडिंग से सप्लाई कर रहा है आपके पास, आपके पास 200 110 वोल्ट इस तरीके से आपके पास सपोज सप्लाई कर रहा है। एंड सप्लाइड प्राइमरी वोल्टेज कितना है, प्राइमरी का वोल्टेज कितना है 220 वोल्ट है। कितना है आपके पास, 220 वोल्ट है। चलो ये आपको समझ में नहीं आएगा, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ऐसा बोला है सपोज आपके पास एक ऑटो ट्रांसफार्मर है, पता है ना ऑटो ट्रांसफार्मर, उसमें एक सिंगल वाइंडिंग ही होती है। तो यहाँ पर उन्होंने सपोज लोड कनेक्ट किया हुआ है, ये सपोज उसकी सेकेंडरी है। यहाँ पर हमारे लोड वाले भाई साहब हैं, ध्यान से सुनना, ये हमारे लोड वाले भाई साहब है जो पावर ले रहे कितना, 4 किलोवाट का पावर ले रहे, कुछ इस तरीके से, राइट। और यहाँ पर जो वोल्टेज है इन दोनों के बीच में जो वोल्टेज आ रहा है वो है आपके पास कितना, 110 वोल्ट, ऐसा उन्होंने बोला है। और जो सप्लाई किया जा रहा है इस ट्रांसफार्मर के लिए वो इन दोनों के बीच में वोल्टेज वो कितना रहेगा आपके पास, 220 वोल्ट। यहाँ तक बात क्लियर है बेटा, यहाँ तक बात क्लियर है, सो दैट मैं आगे समझा दूँ। यस। तो ध्यान से देखो, अब उन्होंने क्या बोला है आगे, इस तरीके से डायग्राम दे दी ना, तो ये सप्लाई है, इसको उन्होंने प्राइमरी बोला है, ओके प्राइमरी। और इसको क्या बोलेंगे अभी, वो इतनी जो वाइंडिंग रहेगी इस ऑटो ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी वाइंडिंग रहेगी। अब आगे क्या बोला है, पावर सप्लाई, पावर ट्रांसफर टू द लोड इंडक्टिवली एंड कंडक्टिवली कितनी रहेंगी, राइट। तो आप सभी को पता है कि ऑटो ट्रांसफार्मर में, हमारे ऑटो ट्रांसफार्मर में, ऑटो एक्सफर में हमारे पास दो तरीके से पावर ट्रांसफर होती है, मतलब जो टोटल पावर ट्रांसफर होती है, टोटल पावर ट्रांसफर होती है, ट्रांसफर होती है वो समेशन होती है। एक होता है कंडक्टिवली पावर, कंडक्टिवली
ट्रांसफर पावर, ट्रांसफर पावर, और दूसरी क्या होगी, कंडक्टिवली ट्रांसफर पावर प्लस एक होता है इंडक्टिवली ट्रांसफर पावर, इंडक्टिवली ट्रांसफर पावर होता है। तो मैं उम्मीद करके चल रहा हूँ कि आपको ना ये सब चीज़ें पता है, राइट। तो इन्होंने यही बोला है कि इस लोड में इंडक्टिवली ट्रांसफर पावर कितनी हो रही है और कंडक्टिवली ट्रांसफर पावर कितनी हो रही है। तो इसका बेसिक सा फॉर्मूला होता है, अगर आप इंडक्टिवली ट्रांसफर पावर देखोगे, इंडक्टिवली ट्रांसफर पावर अगर आपको निकालना है, ट्रांसफर पावर अगर आपको निकालना है, तो आप क्या बोलोगे सर, टोटल पावर मल्टीप्लाई विथ वन माइनस, यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है वन माइनस, यस, यहाँ पर हमेशा वी एल माइनस वी एच लेना। अब ये वी एल माइनस वी एच क्या है, यस, वी एल माइनस वी एच ऐसे ही लेना है जब आप इंडक्टिवली ट्रांसफर पावर लेते हो। तो टोटल पावर कितनी है, तो आप बोलोगे सर टोटल पावर आपके पास 4 किलो वाट की है। अब वन माइनस वी एल मतलब कौन, तो वी एल मतलब वो वाला रेशियो, वो वाला वोल्टेज, बेसिकली वो वाला वोल्टेज जो आपके पास लो वोल्टेज वाइंडिंग का वोल्टेज। तो आप कितना लिखोगे, 110 डिवाइड बाय हायर मतलब ये तो ज़्यादा वाला वोल्टेज, तो कितना आ जाएगा 220। ये पूरा डिराइव करके ही आता है, तो इसको अगर आप काटोगे तो देखना 1/2 बनेगा, राइट ना। तो मतलब ये 4, एक सेकेंड, ये दिख नहीं रहा होगा आपको, तो ये 4 किलो वाट है ना, तो 1 - 1/2। तो इसको अगर हम देखेंगे तो 4 इंटू यहाँ पर देखना, वन वन में से 1/2 कटेगा, तो 2 किलो वाट की पावर आपके पास कौन ट्रांसफर कर रहा है, तो ये ट्रांसफर होगी आपके पास, इंडक्टिवली ट्रांसफर होगी। अब मुझे बताना, यहाँ पर दिमाग भी लगाओ थोड़ा सा, अगर हमारे पास टोटल टोटल जो पावर है वो 4 किलो वाट की दी जा रही है, ध्यान से सुनना, 4 किलो वाट की पावर दी जा रही है, जिसमें से इंडक्टिवली 2 किलोवाट की पावर ट्रांसफर हो रही है। तो 4 में से 2 अगर किलो पावर अगर आपके पास इंडक्टिवली ट्रांसफर हो रही है, इंडक्टिवली ट्रांसफर हो रही होंगी, तो रिमेनिंग जो 2 किलोवाट की पावर रहेगी ये कौन ट्रांसफर करेगा, तो ये कंडक्टिवली ही ट्रांसफर करेगा ना, कंडक्टिवली ही ट्रांसफर करेगा ना, यस। मतलब इंडक्टिवली 2 किलोवाट पावर दे रहा है, एंड कंडक्टिवली भी आपके पास कितने पावर दे रहा है, आपके पास 2 किलोवाट की ही पावर दे रहा है। तो होपफुली आपको ये चीज समझ में आ रही होगी जो मैं बता रहा हूँ, यस यस। बट इसको अगर आपको किसी को अगर नहीं समझ में आता तो मैं आपको यहाँ पर और एक फॉर्मूला देता हूँ, कि जो इंडक्टिवली नहीं, कंडक्टिवली जो ट्रांसफर पावर होती है, यहाँ पर लिखना, कंडक्टिवली जो ट्रांसफर पावर होती है वो होती है टोटल पावर, यहाँ पर मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, मल्टीप्लाई विथ वी एल, वी एल लिखना है, वी एल माइनस वी एच। तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। तो टोटल पावर कितनी है 4 की, तो वी एल कितना है सर 110, वी एच कितना है बेटा 220। तो 110 डिवाइड बाय 220 कितना हो जाएगा, तो 1/2, और 4/1/2 मतलब देख सकते हो आप अगेन 2 किलोवाट ही मिल रहा है। तो आप चाहो चाहे कुछ भी करो, तो these two formulas are the very 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 important, okay, this one, inductively transfer power and your conductively transfer power, तो these two formulas are the very 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 important बेटा, ओके। इसको लिख लेना है, कहा कभी भी यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, और ये क्वेश्चन है क्या, क्या बोला है, बहुत ही प्यारा सा नन्हा सा क्वेश्चन। क्या बोला है, when a 400 hertz transformer is operated at 50 hertz frequency, then kVA रेटिंग क्या रहेगी। दिस इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। क्या बोला है, आपके पास एक 400 400 हर्ट्ज वाला ट्रांसफार्मर 50 हर्ट्ज पर अगर हम ऑपरेट कराएंगे, तो आपके पास केवीए रेटिंग क्या रहेगी। क्या बोला है उन्होंने, केवीए रेटिंग क्या रहेगी, यस। अब ध्यान से सुनना, कि आप सभी को पता होगा कि जो हमारा ट्रांसफार्मर होता है, ये जो हमारे ट्रांसफार्मर वाले भाई साहब है, थोड़ा सा प्यार से और नज़ाकत से समझना, ये बेटा, ये ट्रांसफार्मर वाले भाई साहब अगर आप देखोगे तो इसके बारे में कुछ चीज़ आपको पता रहती होंगी, कि अगर मैं थोड़ा सा टाइम लेता हूँ आपका, राइट। तो सपोज आपने ये ट्रांसफार्मर निकाला, यस, इसी तरीके से होता है ना, राइट। तो बेटा इस ट्रांसफार्मर में
दो तीन चीजें कांस्टेंट होती है। जो क्या क्या चीजें कांस्टेंट होती है, तो यहाँ पर अगर ये प्राइमरी साइड है और ये सपोज सेकेंडरी साइड है, तो प्राइमरी साइड की फ्रीक्वेंसी एंड सेकेंडरी साइड की फ्रीक्वेंसी सेम होती है। गेटिंग माय पॉइंट? यस, प्राइमरी साइड की फ्रीक्वेंसी एंड सेकेंडरी साइड की फ्रीक्वेंसी सेम होती है, बिकॉज ट्रांसफार्मर वोल्टेज को स्टेप अप या तो स्टेप डाउन कर सकता है, बट बट वहां पर वहां पर फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती है। मतलब दोनों की फ्रीक्वेंसी मैं ले सकता हूँ, सपोज एफ ही रहेगी तो फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती। इवन दोस्त यहाँ पर जो फ्लक्स प्रोड्यूस होता है ना, वॉट एवर, तो इस कोर में अगर आप ओवरऑल एवरेज फ्लक्स देखोगे तो पूरे ट्रांसफार्मर में एवरेज फ्लक्स भी आपके पास सेम ही होता है। मतलब सपोज मैं फॉर एग्जांपल समझा दूँ तो ट्रांसफार्मर में जो ओवरऑल फ्लक्स होता है वो भी आपके पास कांस्टेंट होता है, राइट। एंड ट्रांसफार्मर की प्राइमरी साइड की एमवीए रेटिंग निकाले और सेकेंडरी साइड की एमवीए रेटिंग निकाले, तो ये दोनों भी एमवीए रेटिंग मतलब S1 इज इक्वल टू S2 होती है। तो ये भी एक पॉइंट होता है। तीसरी चीज, फ्रीक्वेंसी सेम, फ्लक्स कांस्टेंट, एंड S1 एंड S2 आर दी इक्वल फॉर द ट्रांसफार्मर। ये मैंने बता दिया। यस, अब मैं जो बताने की कोशिश कर रहा हूँ वो देखना। मुझे बताना फ्लक्स एंड वोल्टेज अगर सेम है, तो जैसे कि हमें पता है कि सपोज फ्लक्स कांस्टेंट रखना है। फ्लक्स कैसा है हमारे पास? कांस्टेंट। तो थोड़ा सा ध्यान से देखना, अगर फ्लक्स कांस्टेंट होगा तो फ्लक्स जिस पर प्रोपोर्शनल होता है वो भी तो चीज कांस्टेंट होगी। मतलब फ्लक्स कांस्टेंट है तो V बाई एफ भी तो रेशियो आपके पास कांस्टेंट रहेगा। गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? इसका मतलब इसका मतलब अगर मैं सर बोलूँ कि सपोज प्राइमरी साइड का फ्लक्स मैं फाई 1 बोलता हूँ, सेकेंडरी साइड का फ्लक्स सपोज मैं फाई 2 बोलता हूँ, तो आप क्या बोलोगे सर? फाई 1 एंड फाई 2 आर द इक्वल। यस, तो पहले के लिए मैं क्या बोलता हूँ सर? V1 डिवाइडेड बाय F1 ये इक्वल हो जाएगा, इज इक्वल टू यहाँ पर क्या हो जाएगा सर? V2 डिवाइडेड बाय F2 इक्वल हो जाएगा। बट मुझे बताना F1 एंड F2 है क्या? तो F1 F2 तो इक्वल है ना, तो इसको मैं V1 डिवाइडेड बाय F इज इक्वल टू V2 V2। अब ध्यान से देखना, V1 डिवाइड बाय V2 मैंने क्यों किया? यस, अब यहाँ पर हमने फ्रीक्वेंसी चेंज की है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अभी हमने फ्रीक्वेंसी चेंज की ना, तो V1 का वोल्टेज तो हमें नहीं पता, बट पहली फ्रीक्वेंसी कितनी थी? तो आप बोलोगे सर 400। एंड दूसरी फ्रीक्वेंसी V2 हमें नहीं पता, बट दूसरी फ्रीक्वेंसी हमें पता है बेटा 50 है। तो मुझे बताना ये 0 0 खा जाएगा, और 540 को कितनी बार काटता है? 8 टाइम्स, राइट। तो अगर मैं यहाँ से बता दूँ तो V2 इज इक्वल टू V1 डिवाइड बाई 8 मिला कि नहीं मिला? यस, V1 डिवाइड बाई 8 मिला कि नहीं मिला? तो अगर सपोज मैं रेटिंग की बात करूँ, KVA रेटिंग, सपोज मैं S2 की बात कर रहा हूँ, तो ध्यान से सुनना कि सर हमारे पास V2 इंटू आई टू V2 इंटू आई टू सर जो रहेगा, तो ये आपके पास क्या बनेगा? तो आप क्या बोलोगे सर? जो V2 है वो V1 डिवाइडेड बाई 8 के डिवाइडेड में आ रहा है सर, इंटू यहाँ पर I2। तो देखो ना सर, देखो ना सर, अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर डिवाइड बाई 8 हुआ है, मतलब जो S2 रेटिंग है, ध्यान से देखना, सेकेंडरी साइड की S2 रेटिंग। यस, तो वो सर आपके पास आधी हो जा रही। कितनी हो जा रही सर? सॉरी, आधी नहीं बेटा, 1/8 टाइम्स हो रही है। मतलब 1/8 से आपके पास डिवाइड हो रहा है ना, तो मतलब ये रिड्यूस हो रही है। यस, गेटिंग माई पॉइंट? तो इसका आंसर क्या होगा आपके पास? द रिडक्शन टू 1/8 टाइम। यस, तो फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से याद रखना कि केवीए रेटिंग घट जा सॉरी फ्रीक्वेंसी डिक्रीज करने से केवीए रेटिंग घट जाती है। तो दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, राइट। चलो, उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर और इस क्वेश्चन को देखते हैं क्या बोला है। A two winding single phase transformer has the voltage regulation। उसका वोल्टेज रेगुलेशन सबसे पहले दिया, परसेंटेज वोल्टेज रेगुलेशन दिया गया है कितना? 4.8%, ठीक है, एट अ फुल लोड। और ये फुल लोड की बात की है। चलो, सभी चीजें लिखनी होती है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। फुल लोड दिया गया एंड द यूनिटी पावर फैक्टर। और यहाँ पर जो कॉस ऑफ फाइव वाले भाई साहब है वो कितने हैं? यूनिटी है, राइट ना, यूनिटी थे। देन उन्होंने बोला है एट द फुल लोड एंड 0.8 पावर फैक्टर लैगिंग। पावर फैक्टर कितना है? अभी 0.8 पावर फैक्टर लैगिंग है, तो वोल्टेज रेगुलेशन आपके पास क्या रहेगा? तो आप सभी को पता होगा कि वोल्टेज रेगुलेशन का होता है एक फॉर्मूला। बेसिक फॉर्मूला क्या है सर? आर पर यूनिट, या फिर हम बोलेंगे आर परसेंटेज इंटू कॉस ऑफ फाइव। यहाँ पर होता है प्लस माइनस एक्स परसेंटेज, परसेंटेज एक्स इंटू यहाँ पर क्या होता है सर? साइन ऑफ फाइव। ध्यान से देखना, अब अगर सपोज मैं कॉस ऑफ फाइव की वैल्यू लेता हूँ 1, मतलब यूनिटी पावर फैक्टर के लिए, तो आपका वोल्टेज रेगुलेशन क्या बनेगा? तो वोल्टेज रेगुलेशन इज इक्वल टू परसेंटेज रेजिस्टेंस इंटू कॉस ऑफ फाइव की वैल्यू हो जाएगी 1,
प्लस माइनस जो भी रहेगा तो परसेंटेज रिएक्टेंस मल्टीप्लाई साइन, ध्यान से देखना, जहां पर cos 1 होता है बेटा वहां पर साइन हो जाता है, साइन 5 हो जाता है 0, मतलब यहाँ पर हो जाएगा 0। तो अगर आप बहुत ही ध्यान से देखोगे तो इसकी टर्म हो जाएगी 0, इसकी टर्म हो जाएगी 0। इसका मतलब जब हमारे पास यूनिटी पावर फैक्टर होता है उस समय सर जो परसेंटेज रेजिस्टेंस होता है ना, या फिर हम बोलेंगे पर यूनिट रेजिस्टेंस, उसका परसेंटेज अगर वैल्यू ले ले तो सर वही हमारे लिए वोल्टेज रेगुलेशन बन जाता है। और ये भी कई बार आपके एग्जाम में या फिर आपके कंसेप्ट में बनता है कि आपको बोला जाता है कि आपके पास कब हमारे पास वोल्टेज रेगुलेशन आपके परसेंटेज रेजिस्टेंस के बराबर बन जाते हैं, तो आपको बोलना है व्हेन द पावर फैक्टर इज यूनिटी। यस, यूनिटी पावर फैक्टर के लिए। तो यूनिटी पावर फैक्टर के लिए देखना आपके पास बस इतना ही फॉर्मूला है। बट जैसे आप लैगिंग पावर फैक्टर पर जाओगे, मतलब ऐसा समझो कि जो परसेंटेज वोल्टेज रेगुलेशन है वो क्या बन जाएगा, परसेंटेज आर इंटू साइन ऑफ फाइव प्लस, अब यहाँ पर लैगिंग बोला है तो मैं प्लस ही लूंगा, परसेंटेज एक्स इंटू साइन, नहीं बेटा यहाँ पर कॉस रहेगा, आई एम सॉरी, तो मैंने साइन लिख दिया क्या, यस, यहाँ पर हो जाएगा बेटा आपके पास कॉस ऑफ फाइव, यस कॉस ऑफ फाइव इंटू यहाँ पर हो जाएगा साइन ऑफ फाइव। अब ध्यान से देखना, अब मैं यहाँ पर यूज करने वाला हूँ क्या, यहाँ पर हम यूज करने वाले हैं हमारा पावर फैक्टर cos ऑफ फाइव इज इक्वल टू 0.8। और मैंने अभी अभी बोला था कल या परसों के सेशन में, जहाँ पर cos ऑफ फाइव 0.8 होता है वहाँ पर साइन ऑफ फाइव कितना होता है बेटा, 0.6 होता है। तो अगर मैं ये कंसेप्ट यहाँ पर यूज करूँ तो परसेंटेज रेगुलेशन इज इक्वल टू परसेंटेज आर इंटू 0.8, यस, प्लस परसेंटेज एक्स इंटू यहाँ पर 0.6। अगर आप ध्यान से देखो कि भले हमें परसेंटेज आर एंड परसेंटेज एक्स नहीं पता है, बट जो प्रीवियस सेशन में, प्रीवियस जब हमारे पास पावर फैक्टर आपके पास यूनिटी था तो इतनी ही टर्म थी, देखो ना इतनी ही टर्म थी, राइट, परसेंटेज आर के रिलेटेड। बट जैसे पावर फैक्टर हमारे पास कम हुआ तो हमारे पास ये भी चीज उसमें एक्स्ट्रा की ऐड हुई है ना। तो इसका मतलब जो पहले हमारे पास पर सॉरी आपके पास परसेंटेज वोल्टेज रेगुलेशन था सर, उसमें सर कुछ हाउस समथिंग चीजें ऐड होगी बिकॉज ऑफ ड्यू टू दिस 0.6 वाली टर्म, x इंटू 0.6 वाली टर्म। सो हमारे पास जो नया वोल्टेज रेगुलेशन बनेगा, न्यू वाला वोल्टेज रेगुलेशन ओल्ड वाले से सर, ये सर थोड़ा सा ज़्यादा ही रहेगा। तो वोल्टेज रेगुलेशन आपके पास ओल्ड वाले से ज़्यादा ही रहेगा। तो इसलिए हम क्या बोल सकते हैं कि सर हम अगर सर पावर फैक्टर डिक्रीज कर देते हैं तो हमारे पास जो पावर सॉरी परसेंटेज वोल्टेज रेगुलेशन रहेगा सर वो मोर देन आपके पास किससे रहेगा, मोर देन आपके पास रहेगा सर क्या, मोर देन आपके पास रहेगा सर 0.485। गेटिंग माय पॉइंट, बहुत ही प्यार से समझाने की मैंने कोशिश की है। तो उम्मीद करता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख, मतलब उम्मीद करता हूँ नए क्वेश्चन समझ में ही आ गया होगा। एंड अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रू विथ एन ऑटो ट्रांसफार्मर, ऑटो ट्रांसफार्मर से रिलेटेड क्या चीज़ें ट्रू है। तो उससे पहले हम ऑटो ट्रांसफार्मर का थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं। तो ऑटो ट्रांसफार्मर में होता क्या है, तो ये आपके पास एक सिंगल वाइंडिंग होती है, राइट, यस। तो इसी को हम इस तरीके से प्राइमरी का सप्लाई देंगे, लाइक दिस, लाइक दिस, प्राइमरी का क्या देंगे, सप्लाई देंगे। एंड इसी से ही आपके पास सेकेंडरी बाहर निकालेंगे। तो दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो एक कॉमन आपके पास वायर होता है एंड ये आपके पास सेकेंडरी रहेंगी और ये क्या रहेगी आपके पास, प्राइमरी रहेगी। तो यहाँ पर हमने प्राइमरी एंड सेकेंडरी अलग नहीं की है, तो बेसिकली ये क्या है आपके पास, ये सिंगल वाइंडिंग ही है, ये सिंगल वन वाइंडिंग या फिर आप बोलेंगे सिंगल वाइंडिंग ही है। दिस इज नथिंग बट योर सिंगल वाइंडिंग। अब ये सिंगल वाइंडिंग है इसीलिए हमारे पास पहला क्या आपके पास ट्रांसफार्मर से रिलेटेड सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा, इट हैज ओनली वन वाइंडिंग। गेटिंग माय पॉइंट। तो इसका आंसर हो जाएगा भाई ऑप्शन नंबर ये। बहुत ही प्यार से मैंने समझाने की कोशिश की है। अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही प्यार से नजाकत से देखेंगे इसको, मैं दो मेथड से समझाने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले तो देख लेते हैं कि क्या बोला है, सिंगल फेज ट्रांसफार्मर हैज द स्पेसिफिकेशन, उसका एस दिया हुआ है 250 kVA का, यस, या फिर मैं इसको बोल सकता हूँ 200
50 के मतलब कितना हो जाएगा सर, 10⁻³ वी इंटू ये रहेगा, वी इंटू ये उसका यूनिट है सपोज, राइट। तो ये उसके पास एम वी है, या फिर मैं बोल सकता हूँ के वी ए रेटिंग दी गई, एम यू नहीं के वी ए रेटिंग उसकी दी गई, या फिर आप बोलोगे वी ए रेटिंग दी गई, जिसमें से प्राइमरी साइड का वोल्टेज कितना है, तो 1100 वोल्ट है, एंड सेकेंडरी साइड का जो वोल्टेज दिया गया है 415 वोल्ट दिया गया है, एंड फ्रीक्वेंसी उन्होंने दी है आपके पास 50 हर्ट्स, ये फ्रीक्वेंसी दी गई है, यस। एंड उन्होंने बोला है विच आर द अप्रोक्स वैल्यू ऑफ द प्राइमरी एंड सेकेंडरी करंट, प्राइमरी एंड सेकेंडरी करंट का कितना क्या वैल्यू रहेगा, मुझे बताओ। आप यस को देखो तो ये पर प्राइमरी वोल्टेज मल्टीप्लाई बाय यस देखोगे तो ये प्राइमरी के लिए भी उतना ही होता है जितना आपके पास सेकेंडरी के लिए होता है, मतलब सेकेंडरी का वोल्टेज मल्टीप्लाई बाय सेकेंडरी का करंट, ये हमेशा इक्वल रहेगा आपके पास प्राइमरी का वोल्टेज मल्टीप्लाई बाय प्राइमरी का करंट, यस। तो ये दोनों के बराबर होता है, क्योंकि यस चेंज नहीं होता ना, केवीए रेटिंग फॉर द प्राइमरी साइड एंड केवीए रेटिंग फॉर द सेकेंडरी साइड इज द सेम, यस, ये मैंने चीज बताई हुई है। अब अगर आप ध्यान से देखते हो बच्चा, तो यहाँ से अगर सपोज मैं देखो, मुझे प्राइमरी का करंट निकालना है, मतलब I1 निकालना है, और ये सिंगल फेज, याद रखना सिंगल फेज, और दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, सिंगल फेज ट्रांसफार्मर है, ओके। तो आप कैसे निकालोगे, तो सर एस डिवाइड बाय सिंपली V1 कर दोगे, तो एस की वैल्यू कितनी है, 250 इंटू 10⁻³ मतलब मेरे पास 1000 आ जाएगा, और V1 की वैल्यू कितनी है 10030 आ जाएंगे, राइट ना, यस। अब देखना ये 3 जीरो इस यहाँ पर खा जाएगा, तो ये देखो 250 डिवाइड बाय 11। अब बहुत सारे बच्चे यहाँ पर बोलेंगे कि सर हमें ये चीज़ें नहीं करनी आती, तो बट बेटा आपको थोड़ा दिमाग तो लगाने आता होगा ना, तो इसको मैं अप्रोक्सीमेट ऐसा कर दूँ क्या, 250 डिवाइडेड बाय 10, यस। गेटिंग माई पॉइंट की क्यों मैं ऐसा कर रहा हूँ, क्यों मैं ऐसा कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर मैंने अप्रोक्सीमेशन किया, तो यहाँ पर 0 0 कटेगा, तो आपका अप्रोक्सीमेट आंसर 25 एम्पियर के बराबर आना चाहिए। आप 25 एम्पियर के नजदीक ढूंढो कौन सा, देखो ये 22 एम्पियर दिख रहा, प्राइमरी का करंट 22 एम्पियर दिख रहा है आपको, यस। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना होता है कि आप 11 को आपने स्मार्ट वे से 10 बनाया, 0 0 घटा, आपके पास 25 के बराबर, मतलब अप्रोक्सीमेट अगर आप देखोगे तो आपका 22 ऑप्शन में दिख रहा है, तो ऑप्शन के साथ साथ आप मैच कर सकते हो, राइट। तो अगर आप कैलसी पर क्रॉस भी करोगे ना, सपोज 250 डिवाइड बाई 11, तो आपका आंसर आ ही जाएगा, राइट ना, यस। कैलसी पर देख लेना, तो मैंने स्मार्ट वे से सॉल्व किया। अब वैसे ही आप ना ध्यान से देखना, अगर मुझे I2 का वैल्यू निकालना तो आप क्या करोगे, S डिवाइडेड बाय V2 कर दोगे, तो S की वैल्यू कितनी है, तो S आगे ना उतना ही रहेगा, क्योंकि प्राइमरी एंड सेकेंडरी साइड के लिए S तो उतना ही होता है, डिवाइड बाय V2 कितना कर दोगे 415। तो इसको अगर आप सॉल्व कर लोगे बेटा, तो अभी तो मैं टाइम पास नहीं करूंगा, तो ये आपके पास इतना ही आ जाएगा, क्योंकि ऑप्शन में एक ही बार मैच हो रहा था, राइट। देखो आपका प्राइमरी करंट मैच हुआ है ना, तो सेकेंडरी को करने की जरूरत नहीं है, प्राइमरी करंट मैच हुआ है तो सेकेंडरी को करने की जरूरत नहीं है बच्चा, सेकेंडरी को करने की जरूरत नहीं है, तो ये आपका इतना ही आ जाएगा। बट इसको अल्टरनेटिव वे क्या हो सकता था, तो और एक मेथड मैं टू बोलता हूँ कि सेकेंडरी का करंट निकालने के लिए आप क्या कर सकते थे, मेथड नंबर 2, आप ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो यूज कर सकते थे, जो कि आपको पता है V1 डिवाइड बाई V2 इज इक्वल टू I2 डिवाइड बाय I1 होता है, ये रिलेशन पता है ना आपको, यस। तो अगर मुझे I2 निकालना है तो आप ऐसे भी निकाल सकते थे, I1 मल्टीप्लाई विथ V1 डिवाइड बाय V2, तो I1 की वैल्यू आपको पता है कि 22 डिवाइड बाय 7 है, और V1 की वैल्यू 11,000 डिवाइड बाय अगर 415 कर देते हो, तो यू विल गेट द आंसर इज 602 एम्पियर के नज़दीक नज़दीक मिल जाएगा आपको, यस। उम्मीद मतलब अगर भरोसा नहीं होगा तो भाई करके देखो, यस। तो कितना होगा 11 11 1 2 3 डिवाइड बाई 415 कर दोगे, तो देखो आपके पास लगभग इतना ही आंसर मिल रहा है, तो आप अप्रोक्सीमेट देख सकते हो, तो हियर इट इज योर आंसर, यस। तो मैं अगर ऑप्शन में एग्जाम में रहता ना बेटा, तो मैं बस इतना ही सॉल्व कर लेता, प्राइमरी करंट से एक ही आंसर मैच हुआ था, देन मैं यहाँ पर निकल जाता आगे। बट यहाँ पर ध्यान से देखना कि यहाँ ये दोनों ऑप्शन में आपके पास क्रॉसिंग दी गई है, तो यहाँ नंबर तो उतने ही है, बट आप कितना ध्यान रखते हो ना ऑप्शन में, तो ये भी चीज़ें मैटर करती है, यस, ये भी चीज़ें मैटर करती है, क्योंकि पहले आपको ये प्राइमरी का करंट आपके पास 22.7, यहाँ पर उन्होंने सेकेंडरी का 22.7 दिया था, तो इसके ऊपर थोड़ा ध्यान रखना। P stands for the primary, S stands for the secondary उन्होंने यूज किया हुआ है, तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब हम देख लेते हैं कि आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या, और ये भी क्वेश्चन कई बार आपके एग्जाम में आता है। फॉर द बेटर रिजल्ट बेटर मिलने के लिए आप कौन सा मतलब ट्रांसफार्मर पर क्या कर लेते हो,
तो हमेशा याद रखना फॉर द बेटर रिजल्ट, इसके पीछे के रीजन नहीं मैं बताऊंगा। जो ओपन सर्किट टेस्ट होती है ना, हम वो एलवी साइड पर लेते हैं, जो शॉर्ट सर्किट टेस्ट होती है वो हम एचवी साइड पर लेते हैं। यस, तो इसके पीछे के रीजन मैं थ्योरी में बताता हूँ, क्योंकि बहुत डिटेल में मैं बताता हूँ ये सब चीज़ें। तो अभी बस इतना ही याद रखना कि अगर आप बेटर रिजल्ट चाहते हो ओपन सर्किट एंड शॉर्ट सर्किट टेस्ट से, तो ओपन सर्किट टेस्ट आप एलवी पर परफॉर्म करते हो एंड शॉर्ट सर्किट टेस्ट आप एचवी पर परफॉर्म करते हो। तो इसके पीछे के रीज़न के बारे में अभी मैं नहीं बताऊंगा। यस, तो बस फिलहाल इतना ही ध्यान में रखना कि ऐसा ऐसा होता है, क्योंकि ये रीज़न बहुत डिटेल में मैं पढ़ाता हूँ हमारे मतलब मेरे दूसरे वाले बैच में। यस, कोई दिक्कत नहीं। अब हम आते हैं नेक्स्ट इसमें, इसके ऊपर कि नेक्स्ट आपके पास चीज़ें है क्या। अब ध्यान से देखो कि इस क्वेश्चन में क्या बोला गया। इस क्वेश्चन में आपके पास क्या बोला गया, इसको देख लेते हैं। यहाँ पर बोला गया आपके पास कि 400 बाय 100 वोल्ट, मतलब प्राइमरी का वोल्टेज आपके पास 400 वोल्ट है एंड सेकेंडरी का वोल्टेज आपके पास 100 वोल्ट है। और यस की वैल्यू दी गई है, जो कि आप क्या बोल सकते हो, वो है आपके पास 100 kVA, या फिर सॉरी 10 kVA, या तो आप बोलोगे 10 इंटू 10⁻³ मतलब 10 के ऊपर 3 जीरो आ जाएंगे। तो इतना आपके पास ये VA रेटिंग दिया हुआ है इसका एस का। देन उन्होंने बोला है winding transformer is connected to as an a transformer across the suitable voltage source, what would be the maximum rating of such arrangement। क्या बोला है, वाइंडिंग ट्रांसफार्मर इज कनेक्टेड, यहाँ पर ऑटो है, सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पर बेटा दिख नहीं रहा होगा, यहाँ पर ऑटो है, ये ऑटो ट्रांसफार्मर का क्वेश्चन है। ऑटो ट्रांसफार्मर उन्होंने बोला इसको करना है, तो क्या आपके पास मैक्सिमम रेटिंग आप यहाँ से हासिल कर सकते हो। तो इसके लिए मैं आपको बस एक ही चीज़ बोलता हूँ कि आप क्या करो कि इसमें ना जो आपके पास लो वोल्टेज वाइंडिंग है, क्या ऑटो वाइंडिंग ट्रांसफॉर्मर कनेक्टेड सच दैट द सुटेबल वोल्टेज सोर्स व्हाट विल द मैक्सिमम रेटिंग ऑफ सच ट्रांसफार्मर। ओके, ठीक है। तो इसमें बस कुछ ही मत करना, जो आपके पास प्राइमरी करंट एक निकाल लेना। तो प्राइमरी का करंट आपको पता है कि क्या होता है सर, एस रेटिंग डिवाइड बाय प्राइमरी का वोल्टेज। अब ये क्यों मैं बता रहा हूँ आपको, ये चीज़ थोड़ी देर बाद समझ में आएगी। तो एस की वैल्यू कितनी है, तो 10, और यहाँ पर देखना ये 3 जीरो डिवाइड बाय यहाँ पर हो जाएगा भाई 400, राइट। तो ये करंट निकाल लेना, देखो ये 2 जीरो कट जाएगा और आपके पास 100 डिवाइड बाय 4 कर लोगे तो आप सभी को पता है कि ये तो सर 25 एम्पियर आ जाएगा। मतलब प्राइमरी का करंट कितना है, 25 एम्पियर। ये मैंने क्यों निकाला, फिलहाल तो आपको नहीं समझ में आया होगा कि क्यों मैंने निकाला, बट उन्होंने बेटा आपको एक ट्रांसफार्मर बनाना ऐसा बोला है। तो आप क्या करोगे, प्राइमरी वाइंडिंग ध्यान से देखना। अभी यहाँ पर सपोज आपने रखी प्राइमरी वाइंडिंग, थोड़ा सा प्यार से नज़ाकत से समझना, थोड़ा सा प्यार से और नज़ाकत से आपको ये चीज़ समझनी है। तो प्राइमरी वाइंडिंग में जब आपने देखा तो यहाँ पर करंट कितना गया, तो प्राइमरी वाइंडिंग के लिए कितना वोल्टेज लिखा आपने, 400 वोल्ट। ध्यान से देखना, यहाँ पर 400 वोल्ट होगा, गेटिंग माय पॉइंट। यस, तो यहाँ पर करंट कितना गया, 25 एम्पियर। अब आपको अगर ऑटो ट्रांसफार्मर बनाना है तो जो सेकेंडरी वाइंडिंग होगी, ध्यान से देखना, सेकेंडरी वाइंडिंग आप यहाँ पर कनेक्ट करोगे, राइट, गेटिंग माय पॉइंट। सेकेंडरी वाइंडिंग आप यहाँ पर कनेक्ट करोगे। तो सबसे पहले हम सेकेंडरी वाइंडिंग का भी करंट निकाल लेते हैं। तो ये सपोज इंडिविजुअल आपने प्राइमरी वाइंडिंग का हमने क्या निकाला, करंट निकाला। थोड़ा सा प्यार से समझना, इंडिविजुअल सपोज समझने के लिए। तो यहाँ पर V1 और यहाँ पर आपको I1 देखने को मिला, एस दोनों के लिए सेम होता है। तो आपको I की वैल्यू 25 एम्पियर देखने को मिली, वोल्टेज कितना था, 400 वोल्ट था। अब उन्होंने क्या किया, दूसरे केस में ध्यान से देखना, यहाँ पर एक जो सेकेंडरी है ना उसके लिए इंडिविजुअल कैलकुलेशन फिर से कर लेना। तो यहाँ पर वोल्टेज कितना होगा बताओ, वोल्टेज कितना होगा, तो V2 रहेगा, और यहाँ से जो सपोज करंट जाएगा, फॉर एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ करंट कितना रहेगा, तो ये I2 है फॉर एग्जांपल, करंट जाएगा मतलब करंट यहाँ से बेसिकली बाहर निकलेगा लाइक दिस, तो I2 फॉर एग्जांपल। तो यहाँ से आप क्या बोलोगे सर, I2 इज इक्वल टू, इसकी भी तो रेटिंग ऐसी होगी ना, ऐसी होंगी। तो S डिवाइड बाई V2, तो S की वैल्यू कितनी रहेगी, तो 10,000 1 2 3 डिवाइड बाई V2 कितना है, तो V2 है आपके पास 1 2, तो ये 0 0 कटा, तो आपके पास देखना ये 100 एम्पियर आ जाएगा। मतलब आपके पास इसकी वैल्यू हो गई आपके पास 100 एम्पियर। I2 की वैल्यू कितनी हो गई बेटा आपके पास, 100 एम्पियर। तो यही करंट यहाँ से भी बाहर निकलेगा कि नहीं, क्योंकि ये सेकेंडरी का करंट है। तो यहाँ पर देखना ये 100 एम्पियर का करंट बाहर निकला, यस।
फॉर यहाँ पर 100 एम्पियर का करंट बाहर निकला, बट यहाँ पर वोल्टेज कितना रहेगा, ध्यान से देखना, इस वाइंडिंग के अक्रॉस में कितना वोल्टेज रहेगा बताओ। इस वाइंडिंग के अक्रॉस में V2 वोल्टेज जिसकी वैल्यू कितनी है आपके पास 100 वोल्ट, और इस वाइंडिंग के अक्रॉस में V1 वोल्टेज आ रहा था जिसकी वैल्यू कितनी थी आपके पास, तो आप बोलोगे सर 400 वोल्ट। तो ओवरऑल इन दो टर्मिनल के बीच में आपके पास वोल्टेज क्या रहेगा, तो आप बोलोगे सर V2 प्लस V1, तो यहाँ पर मिलेगा, तो अगर मैं आपको बता दूँ तो ये कितना आ जाएगा सर 100 प्लस आपके पास ये 400, तो आप कितना बोलोगे सर 500 वोल्ट, राइट। तो अब इस ऑटो ट्रांसफार्मर की मैक्सिमम, लिसन केयरफुली, मैक्सिमम रेटिंग आपको पूछी है, मतलब केवीए रेटिंग आपको पूछी है किसकी, ऑटो ट्रांसफार्मर की, तो वो क्या रहेंगी, तो मैक्सिमम इस साइड से ही मिलेगा ना आपके पास, तो मैक्सिमम आप कितना करोगे, तो आप करोगे ये 50 मल्टीप्लाई बाय 100, तो कितना हो जाएगा आपके पास, कितना हो जाएगा बताओ, तो ये आपके पास होगा देखो 500 वोल्ट डिवाइड बाय 100, तो आप बोलोगे सर 5 1 2, और ये देख इधर से 2 0, तो आप क्या बोलोगे सर दिस इज 50 kVA, गेटिंग माई पॉइंट, दिस इज माई 50 kVA, यस ऑल ऑफ यू गेटिंग दिस आंसर और नॉट, यस, ये आपके पास आ जाएगा भी 50 kVA, तो ये क्योंकि आपको मैक्सिमम पूछा था, यस। चलो, तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, इसमें कुछ ऐसा बताने जैसा कुछ था ही नहीं, बहुत ही प्यार से मैंने समझाने की कोशिश की है, और ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। और मैं आपको बता दूँ ये क्वेश्चन मैंने गेट में भी देखा हुआ है, इवन दो मैंने HAL का एग्जाम दिया था 2-3 मार्च से मेरा गया था शायद से, वो HAL का एक एग्जाम दिया था मैंने, कब दिया था मुझे नहीं याद आ रहा, बट मेरी ये एग्जाम 1 या 2 ही मार्च से गई थी, ऑल इंडिया लेवल की थी, तो तब ये भी क्वेश्चन आया हुआ था वहां पर, राइट। तो इस क्वेश्चन को मैं समझाऊंगा, और ये क्वेश्चन शायद से आपकी इसमें भी आया था, महा ट्रांसको में भी ये क्वेश्चन आया हुआ था, तो मुझे जितना याद है ये क्वेश्चन महा ट्रांसको में भी आया था, महा ट्रांसको AE में भी ये क्वेश्चन आया हुआ है 2022 में, जितना मुझे याद है, अगर सही हो तो ये क्वेश्चन आया था। क्या बोला है उन्होंने, अ सिंगल फेज ट्रांसफार्मर हैविंग द टर्न्स रेशियो 1:2, मतलब N1 की वैल्यू कितनी है सबसे पहले, तो 1 है, एंड N2 की वैल्यू, टर्न्स रेशियो ध्यान से देखना, N1 N2 की वैल्यू नहीं दी, टर्न्स रेशियो दिया यहाँ पर, N1 डिवाइड बाई N2 का रेशियो दिया, बेसिकली 1/2 है, ये उन्होंने बोला है। चलो आगे क्या बोला, यहाँ तक हमने समझ में आया, कनेक्टेड टू अ प्योरली रजिस्टिव लोड, सबसे पहले तो ये लोड कैसा है बच्चा, तो ये लोड रहेगा सर आपके पास, ये जो लोड है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लोड आपके पास कैसा है, ये जो लोड है सर हमारे पास एक टोटली रजिस्टिव है, प्योरली रजिस्टिव है, अगर प्योरली रजिस्टिव रहेगा तो इसका पावर फैक्टर क्या रहेगा, तो लोड का पावर फैक्टर होगा आपके पास यूनिटी, गेटिंग माई पॉइंट, लोड का पावर फैक्टर कितना हो जाएगा, यूनिटी आपको बोला गया है, वॉट एवर, ठीक है। अब उन्होंने क्या बोला है, अ मैग्नेटाइजिंग करंट, इसका मैग्नेटाइजिंग करंट कितना दिया है आपके पास, तो आई मैग्नेटाइजिंग, आई म्यू जो होता है वो आपके पास कितना दिया गया है, वो है आपके पास 1 एम्पियर, लिसन केयरफुली, एंड द सेकेंडरी करंट इज, और सेकेंडरी का करंट कितना है, मतलब इधर से जाने वाला करंट वो है आपके पास, सेकेंडरी करंट इज ऑल्सो 1 एम्पियर, इसका भी करंट कितना है 1 एम्पियर, सेकेंडरी का भी करंट 1 एम्पियर ही है, एंड इफ द कोर लॉसेस एंड लीकेज रिएक्टेंस आर निग्लिजिबल, इस वाइंडिंग के कोर लॉसेस एंड लीकेज रिएक्टेंसेस आर निग्लिजिबल है, मतलब इसमें एक्सएम की वैल्यू 0 ली गई बेटा, एंड आरसी की भी वैल्यू आपके पास 0, मतलब सपोज ये इन्फा आरसी की भी वैल्यू आपके पास कितनी ली गई है, आरसी भी आपके पास 0 ही लिया गया है, सपोज कोर लॉसेस हो ही नहीं रहे, यस, कोर लॉसेस हो ही नहीं रहे, तो उन्होंने बोला है कि प्राइमरी का करंट कितना रहेगा, तो आप अगर आपको थोड़ा सा भी अगर सर्किट डायग्राम अगर पता रहेगा ट्रांसफार्मर का, तो आप ये चीज़ देखे होंगे कि ट्रांसफार्मर में वाइंडिंग पहला प्राइमरी का रेजिस्टेंस, प्राइमरी का रिएक्टेंस, देन यहाँ पर हमारे पास दो कंपोनेंट होते हैं, कोर लॉस कंपोनेंट एंड मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट, गेटिंग माय पॉइंट, ये चीज़ पता होनी चाहिए। और यहाँ पर क्या होता है बेटा, आपका ट्रांसफार्मर होता है, तो थोड़ा समझाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, और यहाँ पर भी आपके पास ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी होती है, और यहाँ हमारे पास लोड होता है, तो लेट मी यूज़ द डिफरेंट कलर फॉर द लोड, यहाँ पर क्या होता है हमारे लिए, यहाँ पर होता है बेटा लोड, जस्ट अ मिनट, ओके फाइन, तो यहाँ पर, अरे मुझे ये कलर चाहिए भाई, क्यों नहीं सेलेक्ट हो रहे हो आप, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास आर, मतलब लोड है, राइट ना, यस। तो ध्यान से देखना बेटा, उन्होंने यहाँ की वैल्यू 0 बोली है, कोर लॉस कंपोनेंट ध्यान से सुनना, कोर लॉस
आपके पास जीरो बोले मतलब ये वाला करंट आई म्यू वाला करंट, ये सॉरी, या फिर मैं बोलूँगा आई नॉट वाला करंट, आई नॉट नहीं, इसको क्या बोलते हैं हम, आईसी करंट, ये आपके पास जीरो बोला गया है बेसिकली, आई आरसी नहीं, ये दोनों चीज़ें ये मैंने गलत लिख दी। आरसी की वैल्यू, ये आरसी यहाँ पर होता है तो उसमें जाने वाला करंट जीरो, इवन दो उन्होंने बोला है कि आपके पास आई म्यू, आई मैग्नेटाइजिंग करंट, आई मैग्नेटाइजिंग करंट उन्होंने दिया है सपोज, यस, ये दिया है, आई एम सॉरी, ये आपके पास दिया हुआ है, ये चीज़ आपको दी गई है। देन उन्होंने बोला है कि आपके पास ये जो प्राइमरी का करंट है ये कितना रहेगा, आई वन कितना रहेगा। तो बच्चा बच्चा बोलता है कि सर ये ये जो करंट होता है आई नॉट, ये सर ये सेकेंडरी का जो भी करंट होता है वो रिफ्लेक्टेड डिवाइडेड, और यहाँ पर कौन सा होता है हमारे पास नो लोड करंट। तो थोड़ा सा ध्यान से देखना, तो जो नो लोड करंट होगा बच्चा, नो लोड जो करंट होगा वो क्या होता है सर, वो होता है आईसी का बार प्लस आई म्यू का बार। थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। अब इस केस में आईसी हमारे पास जीरो है, क्यों, क्योंकि कोर लॉसेस हमारे पास जीरो है, तो ये हमारे पास जीरो हो जाएगा, मतलब आई नॉट किसके बराबर आ जाएगा, तो आई म्यू के बराबर आ जाएगा। बार बार है तो भाई अकेला है तो हम सीधा सीधा ऐसा भी तो लिख सकते हैं ना, आई म्यू इज इक्वल टू आई सी हम लिख सकते हैं, गेटिंग माई पॉइंट। तो आई नॉट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो आप बोलोगे सर 1 एम्पियर, थोड़ा सा प्यार से समझना, 1 एम्पियर। अब थोड़ा सा प्यार से और नज़ाकत से थोड़ी सी चीज़ों को समझना। अब आपको यहाँ का करंट पता है, आई टू का करंट कितना है, 1 एम्पियर है। तो अगर मुझे आई डैश टू की वैल्यू चाहिए तो यहाँ पर आइडियल ट्रांसफार्मर है ना हमारा, तो अगर आपको आइडियल ट्रांसफार्मर की अगर कंसेप्ट पता होगी तो आप बोलोगे कि सर जो हम टर्न्स रेशियो यूज़ करते हैं वो बस आइडियल ट्रांसफार्मर में ही यूज़ कर लेते हैं, तो दिस इज माई आइडियल ट्रांसफार्मर और नॉट, आइडियल ट्रांसफार्मर और नॉट, राइट। अगर ये यहाँ पर आइडियल ट्रांसफार्मर है तो यहाँ से हम रेशियोज लगा सकते हैं। तो इधर के टर्न्स कितने हैं सर, एन वन रेस टू एन टू का जो रेशियो है, एन वन एस टू एन टू का जो रेशियो है सर वो 1/2 है। तो इस हिसाब से हम क्या बोलेंगे, एन वन डिवाइड बाई एन टू इज इक्वल टू, ये अपोजिट में चलता है तो हम क्या बोलेंगे, आई टू डिवाइड बाय आई टू डैश बोलेंगे। तो यहाँ से अगर मैं आई टू डैश की वैल्यू निकालने की कोशिश करूंगा तो कितना आ जाएगा बेटा, सर आई टू मल्टीप्लाई विद एन टू डिवाइड बाय एन वन, तो आई टू की वैल्यू कितनी रहेगी, तो 1, एन टू की वैल्यू कितनी है सर 2 डिवाइड बाय 1, तो आप कितना बोलोगे, आई टू डैश की वैल्यू हो जाएगी सर 2 एम्पियर। गेटिंग माई पॉइंट, आई टू डैश की कितनी वैल्यू जाएंगे हमारे पास 2 एम्पियर। तो इतनी बात समझ में आई। तो अगर मुझे आई वन निकालना तो आप क्या बोलोगे सर, आई वन तो सर दो करंट का हमारे पास वेक्टर सम हो जाएगा क्योंकि ये ऐसी क्वांटिटी है, तो आई नॉट प्लस आई टू डैश बोलेंगे ना हम यहाँ पर, राइट, आई टू डैश का बार। तो ये बार अगर हटाना है तो मुझे अगर आई वन चाहिए तो आप क्या बोलोगे सर, यहाँ पर हम बोलेंगे सर आई नॉट का स्क्वायर प्लस आई टू का स्क्वायर, आई टू डैश का स्क्वायर, ओके, आई टू डैश का स्क्वायर प्लस 2 आई नॉट आई टू डैश, यस, इंटू कॉस ऑफ 5 होता है दोनों के बीच में एंगल। अब हमें पता है कि सर दोनों के बीच में एंगल कितने का होगा, बताओ ना। दोनों के बीच में अगर पावर फैक्टर हमारे पास 1 है तो इन दोनों के बीच का भी एंगल आपके पास, ध्यान से सुनना, नहीं नहीं ये चीज़, अभी रेजिस्टेंस 1 है तो कॉस ऑफ फाई 9, ये वेक्टर डायग्राम से नहीं नहीं कॉस ऑफ फाई, ये कॉस ऑफ फाई नहीं, दोनों के बीच का एंगल होता है, राइट, दोनों के बीच का एंगल होता है। तो इसको सपोज फिलहाल तो अभी ऐसा ही रहने, तो जो मैं आपको समझा रहा हूँ ये फाई नहीं है, ये दोनों के बीच का एंगल सपोज थीटा है। अब अगर आपको वेक्टर डायग्राम पता होगी तो यहाँ पर क्या होता है बेटा, वोल्टेज होता है, यहाँ पर फ्लक्स होता है, और यहाँ पर आई मैग्नेटाइजिंग करंट होता है, और यहाँ पर कौन होता है आपके पास, तो यहाँ पर था आपके पास आई म्यू नहीं है, यहाँ पर मैग्नेटाइजिंग करंट, और यहाँ पर आईसी होता है। दोनों का अगर आप वेक्टर एडिशन करते थे तब हमें यहाँ पर आई नॉट मिलता था। गेटिंग माई पॉइंट, थोड़ा सा प्यार से नजाकत से समझना, यहाँ पर हमें आई नॉट मिलता था। बट इस समय में हमारे पास जो आई नॉट है वो किसके बराबर है, तो ये हमारे पास एक्चुअल डायग्राम है, तो इस समय हमारे पास आई नॉट एंड आई म्यू सेम ही है। तो इसकी वजह से जो हमारे पास आई बनेगा, जो हमारे पास आई बनता है बेसिकली आई वन, तो ये आई नॉट इन दोनों आई टू डैश यहाँ पर होता है, और इन दोनों की एडिशन मिलकर ही हमारे पास प्राइमरी का करंट बनता है ना, यस, इन दोनों के बीच का ही हमारे पास प्राइमरी का करंट बनेगा ना, यस। तो यहाँ पर हमारे पास प्राइमरी का करंट बनेगा, तो अभी इन दोनों के बीच में कितने डिग्री का एंगल है, तो आप बोलोगे सर यहाँ पर जो थीटा है वो हमारे पास 90 डिग्री का है, यस। तो अगर आप यहाँ पर पुट करोगे बेटा ये सभी चीज़ें, तो ध्यान से देखना, आई नॉट की वैल्यू कितनी है 1 एम्पियर, आई टू डैश की वैल्यू कितनी है 2 एम्पियर, प्लस 2 इंटू 1 इंटू 2 इंटू कॉस 90,
cos 90 और cos 90 बच्चा बच्चा बोलता है सर जीरो हो जाएगा, राइट ना, cos 90 हो जाएगा जीरो। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये पूरी टर्म हो जाएगी जीरो, तो ये हो जाएगा 1 + 4, दैट मीन्स √5, और √5 मतलब कितना हो जाएगा आंसर आपके पास। लेट मी यूज द कैलसी, √5 इज नथिंग बट 2.223, सॉरी 2.3, 2.223 नहीं 2.3। ये क्वेश्चन कई बार आपके एग्जाम में आया हुआ है, तो इस क्वेश्चन का आंसर रट ही लेना। तो अगर कभी प्राइमरी का करंट पूछा तो इसको थोड़ा सा रट ही लेना, क्योंकि अगर ये क्वेश्चन रिपीट होगा तो आप ज़्यादा सॉल्व करते मत बैठना, इतना बहुत आसान है इसमें कंसेप्ट था। तो इसका आंसर है भाई 2.223 एम्पियर ऑफ द प्राइमरी करंट। गेटिंग माई पॉइंट? यस। बच्चों वाला क्वेश्चन, आसान सा क्वेश्चन, नन्हा सा क्वेश्चन। चलो अब हम देख लेते हैं हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। उन्होंने बोला कॉपर लॉसेस ऑफ द ट्रांसफार्मर एट 1/4 ऑफ द फुल लोड, वो कितना है, 100 वाट है। देन उन्होंने बोला कि फुल लोड कॉपर लॉसेस कितने रहेंगे। तो कल ही मैंने आपको एक रिलेशन बताया था कि अगर आपके पास कॉपर लॉसेस निकालना है किसी भी लोड के लिए, तो वो कैसे निकाले जाता है सर, लोडिंग का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय कॉपर लॉसेस एट फुल लोड। ऐसा मैंने आपको रिलेशन दिया था कल ही। किसी भी लोडिंग पर अगर मुझे कॉपर लॉसेस निकालने हैं तो आप क्या कर सकते हो, जो भी लोडिंग रहती है उसका मल्टीप्लाई बाय कर दो स्क्वायर, एंड उसको आप फुल लोड से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको ये रिलेशन बन जाता है। ये भी आपने देखा होगा डेरिवेशन में। तो अभी आपके पास जो कॉपर लॉसेस दिए गए हैं वो आपके पास 100 दिए गए। ये फुल लोड, ये देखना, ये फुल लोड कॉपर लॉसेस नहीं है, किसी कौन से लोडिंग पर दिए गए हैं, तो आप बोलोगे सर 1/4 वाले लोडिंग पर दिए गए, तो यहाँ पर एक्स की वैल्यू 1/4 हो जाएगी। और आपको पूछे कि बताओ फुल लोड कॉपर लॉसेस कितने रहेंगे, तो बच्चों वाला क्वेश्चन है, तो ये 100, यहाँ पर 1/16 हो जाएगा पी कॉपर लॉसेस ऑफ द फुल लोड। तो पी कॉपर लॉसेस ऑफ द फुल लोड इज नथिंग बट 16, और ये 100 मल्टीप्लाई होगा तो इतना वाट आपके पास हो जाएगा। तो वेयर इज योर आंसर, तो आंसर इज इन, देखना आपके पास ऑप्शन नंबर डी में। कल भी मैंने ये चीज़ बढ़ाई हुई थी शायद से मशीन के ही लेक्चर में, तो ये चीज़ आपको मिल जाएंगी कल, मतलब परसों वाले सेशन में। तो बच्चों वाला क्वेश्चन देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या। और ये भी नन्हा सा क्वेश्चन है, क्यों मैंने रखा है, क्योंकि देखो आपके एपी ट्रांसको में आया हुआ, हम ऐसे सोचते कि क्वेश्चन आएगा ही नहीं, इतना आसान क्वेश्चन क्यों आएगा, फिर भी उसमें भी गलतियां करने लगते लोग। तो ये एक बहुत ही प्यारा सा, और सभी लोग इसका आंसर देंगे। क्या बोला है, तो फंक्शन ऑफ द ऑयल इन अ ट्रांसफार्मर, ट्रांसफार्मर ऑयल का क्या फंक्शन होता है। तो आपके पास दो काम होते हैं बेटा ट्रांसफार्मर ऑयल के, एक होता है इंसुलेशन प्रोवाइड करना और एक होता है कूलिंग। तो दिस इज अ वेरी बेसिक क्वेश्चन। तो ये पावर सिस्टम से भी आप बोल सकते हो, या फिर आप बोलोगे भाई ये ट्रांसफार्मर से भी इसका आंसर है। तो दो फंक्शन आपके पास होते हैं ट्रांसफार्मर ऑयल के। तो एक इंसुलेशन प्रोवाइड करना प्राइमरी एंड सेकेंडरी वाइंडिंग के बीच में, यानी उसकी उसी को कूलिंग प्रोवाइड करना, वाइंडिंग को कूलिंग प्रोवाइड करने का काम ट्रांसफार्मर ऑयल का होता है। तो बच्चों वाला क्वेश्चन है, बट एई में आया हुआ क्वेश्चन, इसलिए मैंने रखा है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। और ये क्वेश्चन बोला है ये फ्रीक्वेंसी चेंज फ्रॉम, पहले फ्रीक्वेंसी सबसे पहले देखो, पहली फ्रीक्वेंसी आपके पास 50 हर्ट्स है, और उन्होंने बोला कि फ्रीक्वेंसी आपके पास चेंज हुई है 60 हर्ट्ज तक। देख आगे क्या बोला है, इन अ ट्रांसफार्मर द रेशियो ऑफ द ईडी करंट लॉसेस एट द फ्रीक्वेंसी एंड 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी एंड 60 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट वोल्टेज इज, यस क्या रेशियो आपके पास रहेगा। और दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट ना, कांस्टेंट वोल्टेज के लिए उन्होंने रेशियो पूछा है, राइट। क्योंकि ये अगर कांस्टेंट वोल्टेज नहीं रहेगा तो ये चीज़ें बदल जाती है, इसके लिए उन्होंने बोला। आप सभी को पता होगा कि जो ईडी करंट है, ईडी करंट है बेटा, उसका क्या फॉर्मूला होता है, पीईडी, पीईडी का क्या फॉर्मूला होता है, तो वो होता है सर ईडी कांस्टेंट इनटू फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर, थिकनेस का स्क्वायर, और क्या होता है आपके पास, यस वॉल्यूम का स्क्वायर, और यहाँ पर होता है सर फ्लक्स डेंसिटी। गेटिंग ये चीज़ पता है ना आपको, यस। यहाँ पर वोल्टेज का, सॉरी वॉल्यूम का स्क्वायर नहीं होता, यहाँ पर सिंपली वेलोसिटी आपके पास फ्लक्स डेंसिटी होती है। तो इसका मतलब सर जो पीईडी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी के स्क्वायर पर है, यस यस। और इसके लिए मैंने ट्रिक भी बोली थी कि जब आप ईडी लिखते हो ना, ईडी ध्यान से देखना, ईडी, तो ईडी में डबल डी आता है, तो आप ऐसा डी स्क्वायर समझ जाओ सपोज 2 मिनट के लिए। तो यहाँ से आप याद सर रख सकते हो कि सर ईडी करंट फ्रीक्वेंसी के स्क्वायर प्रोपोर्शनल है। तो डबल डी से जैसे डी स्क्वायर बनता है, वैसे आप दिमाग लगाकर इसको एफ स्क्वायर कर दो। क्यों, क्योंकि आपके पास जो बेटा आयरन लॉसेस होते हैं ना, लिसन केयरफुली, ओनली जो आयरन लॉसेस होते हैं, आयरन लॉस वो प्रोपोर्शनल टू ओनली फ्रीक्वेंसी होते हैं, यस।
तो इसमें आप कभी भी गलती नहीं करोगे। तो AD में डबल डी से डी स्क्वायर हो जाएगा, ऐसा समझना, बस आपके दिमाग के साथ खेलो तो आपके पास फ्रीक्वेंसी के स्क्वायर पर आप याद रख सकते हो। तो वैसे ही ED करंट स्क्वायर आपके पास फ्रीक्वेंसी के प्रोपोर्शनल पर फ्रीक्वेंसी के स्क्वायर पर प्रोपोर्शनल है। तो आप क्या बोलोगे, जो पहला वाला ED डिवाइड बाय सेकेंड वाला ईडी वो क्या हो जाएगा सर, पहला वाला फ्रीक्वेंसी डिवाइड बाय सेकेंड वाला फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर कर दो सर, सिंपल सी बात है, बाकी कुछ नहीं। तो पहली फ्रीक्वेंसी कितनी 50, सेकेंडली की फ्रीक्वेंसी कितनी की थी 60, उसका कर देना स्क्वायर। ये देखो आपके पास जीरो जीरो कट जाएगा, तो 5 का स्क्वायर 25 और 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा भाई 36। तो PED1 डिवाइड बाय PED2 कितना हो जाएगा आपके पास 25 डिवाइड बाय 36। सो वेयर इज योर आंसर, आंसर इज इन ऑप्शन नंबर बी। बहुत ही प्यारा सा नन्हा सा क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन देख लेते हैं। और ये भी क्वेश्चन शायद से मैंने पढ़ाया हुआ है किसी ना किसी सेशन में। क्या बोला है, टू ट्रांसफार्मर कनेक्टेड इन पैरेलल शेयर द लोड in a ratio of a kVA rating provide their ohmic impedances are। पैरेलल ऑपरेशन ऑफ द ट्रांसफार्मर से आपके पास ये है, सपोज आपके पास लोड आपके पास LL है, SL है, इतना आपके पास लोड का KV है, दिस इज माय लोड केवी है लोड जितना आपके पास ये लोड का केवी है, और ये सपोज पहले ट्रांसफार्मर का केवी है, या फिर मैं इसको बोलूंगा पहले ट्रांसफार्मर का केवी जो है वो SA के बदले सपोज मैं बोल रहा हूँ S1। ये फर्स्ट ट्रांसफार्मर का केवीए है, एंड S2 सपोज आपके पास सेकेंड ट्रांसफार्मर का केवीए है। तो उन्होंने बोला है कि जो ओहमिक इम्पीडेंस है उससे इसका क्या लेना देना होता है। तो आप सभी को पता होगा कि S1 का जो फॉर्मूला बनता है वो टोटल लॉस एस के वी है मल्टीप्लाई विथ, यहाँ पर होता है Z2 डिवाइड बाय Z1 प्लस Z2। यस, ये आपको पता होगा अगर आपने पढ़ा होगा तो यहाँ से मैं क्या बोल सकता हूँ कि सर जो S1 है वो उसके इंडिविजुअल Z1 मतलब S1 का जो इम्पीडेंस है उसके लिए कैसे प्रोपोर्शनल है, तो आप बोलोगे सर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। वैसे अगर आप सपोज S2 के लिए देखोगे तो फॉर्मूला क्या बनता है, लोड KVA इंटू यहाँ पर रहेगा Z1 डिवाइड बाय Z1 प्लस Z2 रहेगा, राइट। तो इसमें अगर आप देखोगे तो इसका 2 नंबर था, तो यहाँ पर 2 नंबर है सपोज, तो S2 जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू Z2 है, मतलब उसके ओहमिक इम्पीडेंस के लिए ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। कैसा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो आप क्या बोल सकते हो, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेटिंग होता है उसका, ओहमिक इम्पीडेंस कैसा होता है सर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट वन। इसरो साइंटिस्ट में भी आया हुआ क्वेश्चन और एग्जाम में भी आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा सा, और इसके रिलेटेड मैंने न्यूमेरिकल भी एक सेशन में लिए हैं। तो ये दो फॉर्मूलेज आपको अभी याद रह जाएंगे, बहुत ही प्यारे प्यारे फॉर्मूले एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं। अब हम देख लेते हैं ये क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन को भी हम देखें, बहुत ही प्यार से ऐसे क्वेश्चन हम देखे हैं बट फिर भी देखेंगे। सबसे पहले तो भाई MVA रेटिंग दिया है आपके पास 100 KVA का, MVA नहीं KVA उन्होंने बोला है 10 KVA है। एंड उन्होंने जो प्राइमरी का वोल्टेज है वो कितना रखा है आपके पास 2000 वोल्ट, सेकेंडरी का वोल्टेज उन्होंने रखा है भाई 400 वोल्ट, एंड उन्होंने बोला सिंगल फेज ट्रांसफार्मर हैज अ प्राइमरी साइड का रेजिस्टेंस उन्होंने रखा है 5 ओहम, एंड प्राइमरी साइड का जो ही रिएक्टेंस है वो आपके पास उन्होंने रखा है 12 ओहम, एंड सेकेंडरी साइड का जो रेजिस्टेंस है वो आपके पास 0.2 ओहम, एंड सेकेंडरी साइड का रिएक्टेंस रखा है उन्होंने 0.48 ओहम उन्होंने रखा हुआ है। देन उन्होंने बोला है कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस एंड रिएक्टेंस ट्रांसफर टू द सेकेंडरी साइड आर रिस्पेक्टिवली। सेकेंडरी साइड में अगर हम ट्रांसफर कर रहे हैं तो इसकी क्या वैल्यू रहेगी इक्विवेलेंट। तो सेकेंडरी साइड में जब हम रेफर करेंगे ये सभी चीजें, तो सेकेंडरी साइड में क्या क्या मिलेगा सर, प्राइमरी साइड का जो रिफ्लेक्टेड डिवाइड बाय ऑलरेडी जो सेकेंडरी साइड का इक्विवेलेंट पूछे ना, तो ऑलरेडी जो सेकेंडरी साइड का जो रेजिस्टेंस है वो चीज मिल जाएगी। तो रिफ्लेक्टेड के लिए मैंने क्या बोला था, आप जहां पर जा रहे हो ना, लिसन केयरफुली, आप जहां पर जा रहे हो उसके टर्न्स आपको देखने हैं। तो सपोज मैं एग्जांपल के तौर पर बता रहा हूँ, तो ये प्राइमरी है एंड ये सपोज सेकेंडरी है, तो थोड़ा सा मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो यहाँ पर N1 होगा, यहाँ पर N2 होगा। अब आप सभी को पता है कि जो N1 का रेशियो होता है N1 डिवाइड बाई N2 सपोज करोगे, तो ये V1 अपन V2 होता है, तो मतलब जहाँ पर N है वहाँ पर मैं V से रिप्लेस कर सकता हूँ ना चीज़ें,
यस, तो यहाँ पर मैंने क्या रिलेशन बोला था कि आप देखो प्राइमरी का रेजिस्टेंस, इधर का रेजिस्टेंस आप शिफ्ट कर रहे हो सेकेंडरी साइड में, तो इसको के हिसाब से याद रखोगे ना, तो दिस इज अ वेरी डिफिकल्ट बच्चा, दिस इज वेरी डिफिकल्ट। जो मेरी ट्रिक अगर समझ लेगा ना कोई, तो ये आपको मतलब कभी लाइफ टाइम भूलोगे नहीं। तो जहां से आप निकल रहे हो, कहाँ पर पहुंच रहे हो, उस साइड की टर्म न्यूमरेटर में रखनी है। आप सेकेंडरी में पहुंच रहे हो ना, तो सेकेंडरी में आप एन टू के बदले ध्यान से देखना, आप नॉर्मली क्या लिखते हैं, एन टू डिवाइड बाई एन वन का स्क्वायर, और प्राइमरी साइड का रेजिस्टेंस प्लस आप क्या कर देते हैं, आर टू कर देते हैं। ऐसा ही करते हैं, राइट। इसी को आप क्या करते हो सर, के स्क्वायर इंटू आर वन डिवाइड बाई आर टू, आर वन इंटू आर टू, आप ऐसा करते हो ना, ये के स्क्वायर मल्टीप्लाई करना। इसमें बच्चा परेशान होने लगता है, सर कब के स्क्वायर क्या करना। तो मैं बोलता परेशान मत हो बेटा, जब तक मैं हूं तो परेशान नहीं होना। तो इसी को हम ऐसा भी तो लिख सकते थे ना, एन टू के बदले हम वी टू डिवाइड बाई वी वन का स्क्वायर इंटू आर वन प्लस आर टू करेंगे। तो चलो यही हम चीज़ें कर लेते हैं। तो आप क्या करोगे भाई, वी टू की वैल्यू कितनी है, 400 डिवाइड बाई वी वन की वैल्यू कितनी है, 2000 का स्क्वायर, आर वन की वैल्यू देखो आपके पास 5, और सेकेंडरी साइड का आर टू कितना है, 0.2, राइट। तो देखो ये 2 0 खा जाएगा, और ये 5 टाइम आ जाएगा, तो ये 1/5 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस 0.2। तो आप क्या बोलोगे सर, ये स्क्वायर और ये इसके साथ कट जाएगा, मतलब ऐसा समझो, चलो नहीं समझ में आया तो ये 5 हो जाएगा न्यूमरेटर में, और ये 25 प्लस आपके पास 0.2 हो जाएगा। तो ये कितना बार कटेगा सर, 5। और ध्यान से देखना, 1/5 प्लस 0.2, तो 1/5 मतलब 0.2 प्लस ये 0.2, तो कितना आ जाएगा आंसर, 0.4 वो हम आपके पास आ जाएगा। तो जो जिसमें पहला ऑप्शन 0.14 रहेगा वो आपका आंसर होगा। तो देखो आपके पास ऑप्शन डी आ ही चुका है, आंसर भी आ चुका है, बट फिर भी हम इसको क्रॉस चेक करेंगे बच्चा, फिर भी हम इसको क्या करेंगे, क्रॉस चेक करेंगे। तो वैसे आपके पास x2 के लिए भी पूछा है ना, तो x2 ही पूछा है ना, यस। x2 एट द सेकेंडरी साइड में आपको इक्विवेलेंट निकालना, तो क्या आप करोगे, प्राइमरी साइड का x1 जो है वो रेफर्ड करोगे, एंड सेकेंडरी साइड का जो x2 है उसको एज इट इज रखो, उसमें ऐड करोगे। तो इसको हम सेकेंडरी प्राइमरी को सेकेंडरी में अगर रेफर करना है तो हम क्या करेंगे, तो यहाँ पर v2 डिवाइड बाई v1 करेंगे, उसका करना है स्क्वायर, भूलना मत ये स्क्वायर करना, और यहाँ पर करेंगे हम x1 प्लस x2, यस। तो आप क्या करोगे, यहाँ पर लिखोगे कुछ इस तरीके से। तो इसी को आप ऐसा भी लिख सकते थे, हाँ, याद रखना, अगर टर्न्स नंबर ऑफ टर्न्स दी जाती तो इसको हम लिखते हैं n2 डिवाइड बाय n1 का स्क्वायर x1 प्लस x2, आप ऐसा भी लिख सकते थे। या फिर कोई कोई बंदा इसको ऐसे भी लिखेगा, अगेन के स्क्वायर x1 प्लस x2, बट ये के में बच्चे परेशान होने लगते हैं, आप में से बहुत सारे बच्चे परेशान होते होंगे इसमें, आई नो। तो चलो कुछ नहीं, चीज़ें लिखेंगे तो फिर से आप इसकी वैल्यू, आपको पता है ना कि ये सब कुछ चीज़ें पुट करने पर तो सर ये 1/5 ही आ रहा है, राइट। अब ये पूरा मैं करके ही दे रहा हूँ, तो 1/5 मल्टीप्लाई बाय भाई रेजिस्टेंस कितना है सर, 12 प्लस सेकेंडरी का 0.48 है, इसको अगर सॉल्व कर लोगे बेटा तो 0.96 ओहम आ जाएगा, राइट। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलो बट फिर भी मैं यहाँ पर एक और चीज़ आपको एक्स्ट्रा की बता देता हूँ, कि सपोज फॉर एग्जांपल आपको R1 इक्विवेलेंट निकालना रहता है, R1 का इक्विवेलेंट, तो आप क्या करते हैं, सेकेंडरी का इक्विवेलेंट रेफर कर देते हैं, देन प्राइमरी का रेजिस्टेंस एज इट इज रखते। तो सेकेंडरी का प्राइमरी साइड में रेफर कर रहे हो ना, तो प्राइमरी साइड में रेफर कर रहे थे, यहाँ पर न्यूमरेटर में n1 लिखते हैं, यहाँ पर n2 का स्क्वायर, और जिसमें रेफर करे उसमें मल्टीप्लाई प्लस प्राइमरी का एज इट इज, ऐसा आप कर देते हैं, यस। ऐसा ही अगर आपके पास सपोज x1 के लिए निकालना रहता तो आप कैसे करते हैं, x1 इक्विवेलेंट इज इक्वल टू x2 डैश प्लस आप यहाँ पर x1 कर देते, तो इसी को आप क्या कर देते, तो n1 अपन n2 का कर देते बेटा स्क्वायर, प्लस मल्टीप्लाई विथ x2 प्लस यहाँ पर कर देते आप x1, गेटिंग माई पॉइंट। तो उम्मीद करता हूँ ये जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ ये चीज़ आपको समझ में आ रही होगी। तो याद रखना, डेस्टिनेशन वाला जो टर्म्स होता है उसको न्यूमरेटर में रखना, और जहाँ से निकले उसको डिनोमिनेटर में लिखना, और उसका स्क्वायर करना है व्हाइल ट्रांसफरिंग द इम्पीडेंसेस रिएक्टेंसेस व्हाटएवर, यस। चलो बहुत ही प्यार से समझाने की कोशिश की। चलो अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्या, यस। अब यहाँ पर ध्यान से देखो, ये क्वेश्चन मेरे हिसाब से मैंने दोबारा लिया है क्या, और ये क्वेश्चन 2 टाइम्स हुआ, इसका आंसर आपके पास ऑप्शन ए है, तभी मैं सोची ये कुछ मिलता जुलता दिख रहा है। ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है बेटा, तो इसको अच्छे से देख लेना, कोई दिक्कत नहीं। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है क्या, और ये भी क्वेश्चन बहुत ही प्यार से, व्हाट इज द लोड एट विच द मैक्सिमम एफिशिएंसी ऑकर्स इन केस ऑफ, व्हाट इज द लोड इन केस ऑफ, सबसे पहले तो केवीए रेटिंग देखो, केवीए रेटिंग कितनी दी गई है आपके पास, 100
के वी ए दिया गया ऑफ द ट्रांसफार्मर विद द आयरन लॉसेस। इसके जो आयरन लॉसेस है वो आपके 1 किलो वाट के हैं। एंड उन्होंने बोला है कि फुल लोड कॉपर लॉसेस बट कैसे फुल लोड वाला है वो आपके पास 2 किलो वाट के हैं। लिसन केयरफुली, ये आपके पास 2 किलो वाट के आपके पास फुल लोड कॉपर लॉसेस है, ऐसा बोला है। देन उन्होंने लोडिंग पूछी, बेसिकली लोडिंग पूछी। तो इसके लिए आपको याद रखना है कि आप और आपको किसी भी लोड के लिए लोडिंग निकालनी रहेगी ना, किसी भी ट्रांसफार्मर की अगर लोडिंग निकालनी रहेंगी तो कुछ मत करना, आपको केवीए लोडिंग लेना है फुल लोड के ऊपर। फुल लोड केवीए लोडिंग अंडर रूट यहाँ पर लेना आपके पास क्या, अंडर रूट में ये फॉर्मूला ही होता है पी आयरन डिवाइड बाय पी यहाँ पर कॉपर लॉस ऑफ द फुल लोड। यस, तो ये डेरिवेशन थोड़ा सा याद रखना इंपॉर्टेंट है। तो ध्यान से देखना, आपके पास फुल लोड केवीए कितना दिया है, तो 100 केवी है ना, तो इसको मैं सीधा ही यूज करूंगा। एंड मल्टीप्लाई क्या होगा बच्चा, आयरन कितने रहेगा, तो आयरन देखो आपके पास आयरन है देखो 1, एंड आपके पास फुल लोड कॉपर लॉसेस 1/2। यस, तो इसको अगर आप सॉल्व कर लेते हो तो ये कितना हो जाएगा, तो 100 डिवाइड बाय 1/2। और अब बच्चा बच्चा बोलेगा कि सर 1/√2 मल्टीप्लाई अगर मैं 100 करता हूँ तो 1/√2 की वैल्यू 0.707 मल्टीप्लाई बाय 100 होती है ना, तो इसको मल्टीप्लाई करोगे तो देखो 0.7 और ये केवीए में था तो ये केवीए आपका आंसर आ जाएगा। तो वेयर इज योर आंसर, आंसर इज इन ऑप्शन नंबर बी। बहुत ही प्यार से नजाकत से इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया। अब जिसको ये फॉर्मूला पता है वो इस फॉर्मूले मतलब ये इस तरीके के क्वेश्चन सॉल्व कर सकता है। यस, अब इस फॉर्मूले का आप रिलेट कहाँ पर कर सकते हो, जैसे आप लिखते हो ना कि कोई भी कॉपर लॉसेस अगर आपको निकालना है कॉपर लॉसेस, तो आप क्या करते हैं एक्स स्क्वायर और यहाँ पर क्या कर लेते हैं एक्स स्क्वायर, यानी यहाँ पर फुल लोड कॉपर लॉसेस कर लेते थे। यस, और ये फॉर्मूला आपके पास ऐसा भी होता था कि एक्स लोडिंग अगर आपको निकालनी तो आप कैसे कर लेते थे, पी आई अपॉन यहाँ पर कर लेते थे क्या, पी सी एल ऑफ द फुल लोड, राइट, ऐसे ही कर लेते थे ना, राइट। तो कुछ नहीं बेटा, आप ऐसा समझ लो इसको आसानी से कि आपके पास अगर केवीए किसी भी लोडिंग का निकालना है, किसी भी लोडिंग का निकालना है, तो आप एक्स इंटू आप सिंपली केवी आप फुल लोड लिख दो बस, फुल लोड। तो एक्स की वैल्यू बस यहाँ पर पुट कर दोगे तो यू विल गेट द अगेन द सेम थिंग। यस, चलो बाकी कुछ नहीं है। चलो, और आज मैंने जितने भी बेटा हमारे ट्रांसफार्मर टॉपिक से क्वेश्चन लिए वो सभी समझ में आ गए होंगे उम्मीद करता हूँ। और जिन्होंने अभी तक हमारे बी टेक्निक इलेक्ट्रिकल चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर दो, सो दैट मैं जितने भी सेशन लेता हूँ तो वो हर एक वीडियो आप देखो और कोई भी चीज़ें मिस ना करो, राइट। और जिसको चाहिए भाई इन सभी सेशन के पीडीएफ, आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा और इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन साथ ही साथ मैं कमेंट सेक्शन में दे दूंगा। बहुत सारे एस्पिरेंट हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन है, आप भी उनमें से एक हो सकते हैं। और आज हमने पूरा कंप्लीट किया है डे 33, तो नेक्स्ट सेशन में हम देखेंगे डे 34। तो उम्मीद करता हूँ तब तक के लिए आप कनेक्टेड रहोगे और हम जल्द ही मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। टिल देन टेक केयर एंड बाय एवरीवन। ओके।